नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, दूसरों के साथ शेयर करके करें, ख़ास तौर पे पीढ़ी को पूरा देखे करें, पूरा देखा करें। हमेशा चेंज करते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्पेशली आप लोगों के लिए वॉच लगाती हूँ, टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही रिक्वेस्टेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। बकरा अपने बड़े मतलब फॉर्म में आया। हमारा नहीं है ये हमारा नहीं है, लेकिन हमसे बहुत अटैच्ड है, हमें बहुत आवाज़ें दे रहा है। ओके, तो आज की हमारी वीडियो है हाउ द्रौपदी मुर्मू वॉन इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। सो वाओ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद अब द्रौपदी मुर्मू बनेंगी इंडिया की नई प्रेसिडेंट। क्या आप जानते हैं ये ऐसी इलेक्शंस थी जिसमें आम जनता वोट नहीं डालती, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए नेता लोग इन इलेक्शंस में वोट डालते हैं। शायद से सबसे खास बात यह है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में कि इनमें 1 पर्सन 1 वोट का फंडा नहीं काम करता। जब हम लोग स्टेट इलेक्शंस या सेंट्रल इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं तो हम में से हर किसी के वोट की कीमत एक ही होती है, लेकिन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कुछ पॉलिटिशियंस के वोट की कीमत ज्यादा होती है और पॉलिटिशियंस। आइए समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम किया। India is all set to get its 15th president. यूपी और ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में क्रॉस वोटिंग हुई है। Dr. Manmohan Singh are being brought in to cast his vote. The presidential polls counting is currently underway, but that hasn't stopped the celebrations from continuing. ट्रेडिशनल डांस होगा, आदिवासी लोग का मिठाई उठाई के डिस्टिंक्शन होगा। This is a very, very historic, significant moment. Draupadi Murmu ji has become the 15th president of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग 3 एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं कि कौन खड़ा हो सकता है ये इलेक्शंस लड़ने के लिए। पहली चीज, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी, 35 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। और तीसरी चीज, लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड हो बस। इनके अलावा एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी इंसान जो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के अंदर किसी भी सरकार में, वो इन इलेक्शंस के लिए खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली कंडीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ कोई स्टेट और कोई यूनियन गवर्नमेंट में अगर मिनिस्टर बनाया, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे प्रोफेसर केटी शाह। उनका कहना था कि हमें सिस्टम ऐसा रखना चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए लड़ना चाहे तो उन्हें पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर कि अगर हमने ऐसा सिस्टम रख दिया तो बहुत से मिनिस्टर्स को अगर इलेक्शंस के लिए खड़ा होना है, उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा और देश में एडमिनिस्ट्रेटिव केओस आ जाएगा। तो यही रीजन है कि सिस्टम इस तरीके से बनाया गया। अब अगला सवाल यह है कि कौन कौन वोट दे सकता है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। इसका सीधा जवाब है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस अलग अलग स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस दिल्ली की न्यू यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखिए यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स कहा जा रहा है। तो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं दे सकते। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम इन इलेक्शंस में नहीं काम करता, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो चाहते थे कि एक इक्वल बैलेंस मेंटेन रह सके सारी स्टेट्स के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। और इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रह सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस स्टेट से ज्यादा MLA MPs आते हैं उनके पास ज्यादा ताकत हो, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा बड़ा हो कुछ स्टेट्स का। तो एक वोट की कीमत निकाली कैसे जाती है, इसका एक फॉर्मूला है। जो एक स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है उसे डिवाइड करो बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसे 1000 से डिवाइड करो फिर जो रिजल्ट आएगा उसे राउंड ऑफ कर दो टू द नियरेस्ट होल नंबर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जब हम एक स्टेट की पॉपुलेशन देख रहे हैं तो साल 1971 में जो पॉपुलेशन थी उस स्टेट की वो कंसिडर करी जाती है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा का कॉम्पोजिशन 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जब तक साल 2000 के बाद पहला सेंसस पब्लिश ना हो गया हो। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं पहला सेंसस क्या, उसके बाद तो 2 और सेंसस हो चुके हैं साल 2000 के बाद। लेकिन हुआ क्या कि 2002 में इस डेट को पोस्टपोन करके 2026 तक कर दिया गया था। तो उसके बाद ही अब रीएडजस्टमेंट करी जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद जो अगला सेंसस लिया जाता है
उसके अकॉर्डिंग होगी। तो 2031 में जो पॉपुलेशन होगी उसके बाद इस पूरे सिस्टम को एडजस्ट किया जाएगा। अभी के लिए हम 1971 की पॉपुलेशन ही लेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन 1971 में थी 1,36,808। हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स हैं 90। इस नंबर को 90 से डिवाइड करो, आता है 1,11,520। अब इसे 1000 से डिवाइड करो, आएगा नंबर 111.52। अब हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे टू द नेक्स्ट होल नंबर, ये हो गया 112। 112 अब वैल्यू है हरियाणा के एमएलएस की वोट की। तो हरियाणा से कोई एमएलए अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट डालेगा तो उस एक वोट की कीमत 112 होगी। अब यही चीज हर स्टेट में एप्लीकेबल है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के जो एमएलएज हैं उनकी वोट की कीमत सबसे ज्यादा है। उनकी एक वोट की कीमत 208 है और सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है वो सिक्किम वाले एमएलएस की है, वहां पर सिर्फ 7 है एक वोट की वैल्यू। अब टोटल में सारे वोट्स की वैल्यू कितनी हुई, फिर से हरियाणा के एग्जांपल से समझते हैं। हरियाणा में जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होंगे वो होंगे 1 वैल्यू ऑफ वोट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 90, 10,080। अब इसी सेम वैल्यू को हर स्टेट के लिए कैलकुलेट कर लो, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कैलकुलेट कर लो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को बाहर रखा जाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट नहीं रही। 2 यूनियन टेरिटरीज अब बन चुकी हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की। और क्योंकि इन यूनियन टेरिटरीज में कोई लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, ये प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर है, तो अब यहाँ के पॉलिटिशियंस वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। पहले टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी 6,264। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बाकी बची हुई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्हें काउंट किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, इनकी फाइनल वैल्यू बनेगी 5,43,231। लेकिन ये तो हुई सिर्फ एमएलएस की बात, जो स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने एमएलएस को चुना है। लेकिन जैसा मैंने बताया, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो चाहते थे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सारी स्टेट्स के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। तो लोकसभा राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनके सारे वोटों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इन सारी स्टेट्स के सारे एमएलएस की वोटों के वैल्यू के, और यही होता है। लोकसभा में टोटल में 543 इलेक्टेड एमपीज हैं और राज्यसभा में टोटल में 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 12 एक्चुअली में नॉमिनेटेड है। तो नॉमिनेटेड वालों के हम वोट्स काउंट नहीं करेंगे, बचे इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के 233। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 233 प्लस 543 इक्वल्स टू टोटल 776 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब सारे एमएलएस की टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स थी 5,43,231। तो सारे एमपीस की जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होनी चाहिए वो यही नंबर होना चाहिए, 5,43,231। तो इस नंबर को 776 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 700.0399। हम इसे नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करेंगे, आंसर आया 700। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एमपीस की वोट की कीमत है 700। अब यहां पे अलग अलग स्टेट्स के एमपीस को अलग अलग नहीं कंसिडर किया जाता। लोकसभा राज्यसभा जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबके एक वोट की कीमत है 700। टोटल वैल्यू हो गई एमपी के वोट्स की 700 मल्टीप्लाइड बाय 776, 5,43,200, जो कि अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है जितना सारे एमएलएस की वोट की वैल्यू है। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा यहां पर इधर उधर हो रहा है नंबर। अब हम सारे यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो वोट्स की वैल्यू है और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो वोट्स की वैल्यू है, इन सब वैल्यूज को ऐड अप करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी, जितने भी सारे वोट्स डाले जा सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, सबकी टोटल वैल्यू कितनी होती है। ये नंबर है 10,86,431। और फिर कहानी सिंपल है, जिस भी कैंडिडेट को इलेक्शंस जीतनी है उन्हें 50% का मेजोरिटी मार्क क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हर पॉलिटिशियन जिन्हें वोट डालना चाहिए वो वोट डालेंगे इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तो मेजोरिटी मार्क हुआ 5,43,216। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आम जनता भी जब वोट डालने जाती है, हर कोई एक्चुअली में वोट डालता नहीं है, तो यही चीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी होती है। तो अभी सिचुएशन क्या थी, राज्यसभा में 5 वैकेंसीज थी, स्टेट असेंबलीज में 6 वैकेंसीज थी, 2 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो टोटल में 4,025 एमएलएस ही बचे जो वोट डाल सकते थे। लेकिन एक्चुअली में उनमें से 3,991 ने ही वोट डाला। टोटल में 771 एमपीज में से सिर्फ 763 ने वोट डाला। ओवरऑल वोटर टर्नआउट फिर भी 99% का था, जो कि आमतौर पर जो आम जनता के बीच में इलेक्शंस होती है उनमें सिर्फ 60-70% का ही आमतौर पर देखने को मिलता है वोटर टर्नआउट, यहाँ पर 99%। इन इलेक्शंस के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये पॉलिटिशियंस जो वोट डालने जाते हैं इन्हें अपनी पार्टी के द्वारा, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं,
इनकी पॉलिटिकल पार्टी इन्हें फोर्स नहीं कर सकती कि ये पॉलिटिकल पार्टी के पसंदीदा कैंडिडेट को ही वोट करें। जैसे आम जनता की जो इलेक्शंस होती हैं वो भी सीक्रेट बैलेट पर होती हैं, हम सीक्रेटली वोट डालते हैं, किसी के लिए भी वोट डाल सकते हैं बिना किसी को बताए। सेम चीज इन पॉलिटिशियंस के लिए भी है, ये सीक्रेट बैलेट पर वोटिंग करते हैं, बैलेट पेपर पर करते हैं। वैसे ये हम लोग ईवीएम पे करते हैं, ये लोग बैलेट पेपर पर अभी भी करते हैं। और किसको ये वोट डाल रहे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियंस किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं सीक्रेटली। तो इन इलेक्शंस में कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्रॉस वोटिंग देखने को मिलती है अक्रॉस पार्टी लाइंस। जैसे कि ओडिशा के जो एमएलए हैं मोहम्मद मोकिम, वो कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट डाला। क्यों? क्योंकि वो खुद ओडिशा से हैं, तो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस एक्चुअली में द्रौपदी मुर्मू थी। सिमिलरली हरियाणा के जो कांग्रेस एमएलए हैं कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने कहा कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट डाला, उन्होंने अपनी कॉन्शियंस को देखकर वोट किया। वैसे ये इलेक्शंस की कहानी अगर इंटरेस्टिंग लगी दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा आपको, कुकू एफएम पर, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, और डिटेल में समझा रखा है इसमें। कुकू एफएम को तो अब तक आप जान ही गए होंगे, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलती है। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज पूरे साल भर के लिए, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव 200 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 200 रुपीज ऑफ मिलेंगे, यानी आपके लिए साल भर की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज पड़ेगी। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ट्राई आउट कर लीजिए। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने इलेक्शंस जीती और अब वो बनेंगी इंडिया की नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 1997 में करी थी, जब बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी। सेम ईयर उन्होंने काउंसिलर इलेक्शंस लड़ी थी और जीती। उसके बाद साल 2000 में वो एक एमएलए बनी, फिर 2004 में फिर से एमएलए बनी। आगे जाकर अपने करियर में इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स के पोर्टफोलियोज होल्ड किए, एनिमल हस्बेंड्री के और फिशरीज के, अंडर द नवीन पटनायक लेड कोलेशन गवर्नमेंट। साल 2007 में एक्चुअली में इन्हें अवार्ड दिया गया था, नीलकंठ अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट एमएलए इन ओडिशा। 2009 में इन्होंने लोकसभा की इलेक्शंस कंटेस्ट करी थी, लेकिन हार गई थी। अगले 6 सालों में काफी अनफॉर्चुनेट सेटबैक्स हुए इनके साथ। इन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया और हस्बैंड को खो दिया इन अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। लेकिन 2015 में सीनियर बीजेपी लीडर्स ने इन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया और ये पहली ट्राइबल वुमेन बन गई गवर्नर बनने वाली। ये कहती हैं कि ये गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर को बहुत पसंद करती हैं, और काफी कंसर्न भी रेज किया है इन्होंने SC ST की पुअर कंडीशंस के बारे में। कहा जाता है कि इनके आसपास के लोग इनकी सिंप्लिसिटी और हम्बल नेचर को एडमायर करते हैं। और अब जब ये प्रेसिडेंट बनेंगी इंडिया की, ये पहली ट्राइबल होंगी इंडिया की प्रेसिडेंट बनने वाली। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया में बॉर्न होने वाली ये पहली प्रेसिडेंट भी होंगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स थे हमारे, वो आजादी से पहले पैदा हुए थे। उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वोटिंग सिस्टम्स के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, मैंने पूरी सीरीज बनाई थी इसके ऊपर, यहां पर क्लिक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हमें फर्स्ट टाइम ये पता चला कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट की वोटिंग होती कैसे। ये तो पता था MP MNS करते हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि बस वोटिंग होती होगी, उनकी काउंटिंग होती होगी, उस काउंटिंग की बेस पे अपना वो हो जाता होगा, क्या कहते हैं, अपना सेलेक्ट हो जाते होंगे। लेकिन कितना ज़बरदस्त तरीका है कि किस राज्य की क्या आबादी है, वहाँ पे MPs कितने हैं, MNS कितने हैं, उस राज्य का रकबा क्या है, कितना बड़ा है वो। एक चीज़ बोलूँगी, वीडियो के अंदर बड़ी मेहनत की गई थी। आपने देखा कैलकुलेशन, वो मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, डिवाइड करके बता रहे हैं, एक MPs MLAs सारी डिटेल, मतलब एक बच्चा भी समझ जाए कि भाई वोटिंग कैसे होती है। मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये होता है काम, ये होती है चीज़ें। अक्सर जैसे मैं जो हूँ, हम लोग रहते हैं कराची में, हमारे पास ऑटोमेटिकली ज़्यादातर वीडियोस आती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो भी होती हैं। हमारे यहाँ मैं अभी बिल्कुल सच कहूँ कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे किस तरह की वीडियो होनी चाहिए, किस तरह की मेहनत होनी चाहिए, डिटेल हमारे यहाँ लोग नहीं करते, उन्हें नहीं पता ही नहीं है कि कैसे होगा, क्या होता है, मतलब नॉलेज, बहुत नॉलेज कम है। तो ये रिएक्शन चैनल की वजह से हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं, तो हमें पता चला फ़र्क। अच्छा, हम उस जगह बैठे, हम सही फ़र्क बता सकते हैं
कि हम बहुत पीछे हैं इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल, उसकी एनिमेशन, उसकी ग्राफिक्स, सारी चीज़ें बताना, समझाना बच्चों की तरह। हम इस मामले में कम से कम यूट्यूब को लेके, फिज़िकली तो हो रहा होगा, फिज़िकली तो टीचर होंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे। मैं यूट्यूब को लेके बात करूँ कि हमारे यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। नहीं, मैं पता क्या समझ रही हूँ, मैं ये समझ रही हूँ कि आप किसी को नॉलेज जब देते हो जब आपको नॉलेज होती है, और आपको नॉलेज मिलती है तो आप नॉलेज दे पाते हो। अभी कल ही की एक न्यूज़ है कि हमारे यहाँ भी बड़ा वोट वगैरह का चक्कर, इलेक्शन वगैरह का चक्कर चल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही जोश खरोश के साथ। तो जी उसमें पहले कहा जा रहा था न्यूज़ में कि 17 सीट से जीत गए PMLN वाले, फिर बताया जा रहा है 16 सीट से जीत गए। तो जो लोग सुनने वाले थे तो वो कह रहे हैं उन्होंने एक सीट कम करवा दी, एक सीट। मैंने कहा मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कुछ आपको एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं है। आप भट्टों से बता रहे हो कि 16 से जीत गए या 17 से जीत गए, एग्जैक्ट पता होता है ना। जैसे इन्होंने एग्जैक्टली बताया इतने चाहिए, एक वोट की कीमत इतनी होती है, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि 600 भी हो सकती है और 700 भी हो सकती है। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि मतलब हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है कि हम एग्जैक्टली बता सकें कि कितने सीट्स थे, कैसे हो सकते हैं। देखिए एक एक चीज़, अब आप एक मुझे बात बताएं, ये जिन्होंने वीडियो बनाई है कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है, कोई MPA तो नहीं है, कोई MLA तो नहीं है, ये एक साधारण इंसान है जिनके पास इतनी नॉलेज है। इन्होंने देखिए नॉलेज है, दूसरा ये नॉलेज हासिल करनी पड़ती है, रिसर्च किया, कैलकुलेशन की, उसके बाद खैर बहरहाल ध्रुपति मुर्मू एक वीडियो पहले देख चुके हैं। अच्छा मतलब मैं अक्सर जो देख रहा हूँ, जो नोट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वाकई ही इंडिया की तरक्की, इंडिया की कामयाबी, इंडिया इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसकी असल वजह यही है कि वाकई जो ऐसे लोग हैं जो वाकई ही देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वाकई ईमानदार हैं, उन्हें मौका मिला हुआ है। देखिए ईमानदार पाकिस्तान में भी होंगे, पाकिस्तान में भी लोग ऐसे होंगे। आपको पता है एक शख्स अगर सोचता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, आपको यकीन है उसे मौत का डर है। वो कहता है कि यार अगर मतलब कोई ईमानदार बंदा आगे बढ़ता हुआ दिखेगा ना, तो जिनके रास्ते में रुकावट बन रहा है, वो जिनके लिए मसले मसाइल क्रिएट कर रहा है वो शख्स, आप यकीन करें उस ईमानदार शख्स को पता है कि मैंने अच्छा वो शख्स बहुत ही ईमानदार और बिल्कुल मरने के लिए तैयार है, तो वो तो कूदे। वरना यकीन करें ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई ईमानदार शख्स अगर पॉलिटिशियन बनेगा, आएगा और कुछ करने की कोशिश करेगा, तो कहते हैं शायद वो ना रहे। अच्छा पता है हमारे यहाँ कहा जाता है मायूसी गुनाह है, लेकिन आप यकीन करें कल रात में जो सूरत हाल देखी है मैंने अपने पाकिस्तान की, उसके बाद मैं वाकई मुझे ऐसा लगता है शायद इस दलदल से हम नहीं निकल सकता। आपको पता है मैंने किसी के मुंह से सुना कि 40 साल से हमारे यहाँ सिर्फ सिंधी और पंजाबी, यानी 5 साल सिंधी की बारी है, फिर 5 साल पंजाबी की बारी है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मुस्लिम भी प्रेसिडेंट बने, एक हिस्टोरिकल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो उन्होंने मतलब एक इतिहास रचा, बहुत बड़ी बात। इंडिया क्या यार, सिर्फ इंडियन होना ज़रूरी है। आपने उनकी देखी शर्तें, देखी शराइत देखी, ना मुस्लिम ना हिंदू ना सिख, सब जो टैलेंटेड है, जो वाकई करना चाहता है। आप मोदी जी के बारे में हम जितना जाने और समझे क्या थे वो, बहुत बड़े माँ बाप की औलाद थे। अभी हम द्रौपदी जी के बारे में हमने जाना है, इससे पहले वाली वीडियो में पूरा उनका मतलब उनकी पूरी बायोग्राफी थी एक तरीके से, सारा मतलब बचपन से रहकर फिर उनके साथ जो एक्सीडेंट्स हुए, जो भी मसले मसाइल हुए, कैसे उन्होंने हिम्मत अज़्म हौसले के साथ काम किया। आज उनको देखिए उनका रिजल्ट मिला, उनको फल मिला, गवर्नर बनी और उसके बाद भी जो हस्बैंड का और बच्चों का हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उन्हें अपने कंट्री के लिए कुछ करना था। अच्छा कंट्री के लिए कुछ करना था तो उन्हें आगे भी तो लाया गया ना, उन्हें सराहा भी गया। ये बड़ी बात है। और नहीं वो इस चीज़ का अंतर नहीं करते, वो आदिवासी हैं, वो इस चीज़ का अंतर नहीं करते, वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सिंधी और पंजाबी, आपको पता है 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ना कोई उर्दू स्पीकिंग बैठ रहा है, ना कोई बलूची बैठ रहा है, ना कोई और कास्ट। आप हिंदू तो छोड़ ही दें, मैं ये चीज़ कभी जितना अप्रिशिएट करूँ इस बात को कम है कि जी APJ अब्दुल कलाम वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके, बहुत बड़ी बात। क्या सम्मान दिया यार, कितना सम्मान दिया। और आप इसको देखो ना, डेमोक्रेसी तो ये है, ये हमें बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ऐसा ही है। तो फिर रात में मुझे पता चला कि जी उनको जरदारी को लेकर 5 घंटे से वो हमारे एक वो शुजात हुसैन और एक और है ना परवेज़ इलाही, उनके घर के बाहर बैठे हुए थे
कि आपसे मैं इनसे मिलकर ही जाऊंगा। 5 घंटे तक वो बाहर बैठे रहे, हत्ता कि उन्होंने अपना खाना बिलावल हाउस से मंगवाया कि मैं कुछ भी करके इनके जो वोट्स हैं, वो कह रहे थे मैं अपने भाई को वोट्स दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा, और वो ही कह रहे थे कि मैं आपको ख़रीद कर ही जाऊँगा। मतलब कुछ भी हो आप मुझे वोट दें और मैं वो वोट्स जो भी है हमज़ा वगैरह का जो भी चक्कर है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं मेरे भाई बनेंगे और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं हमज़ा बनेंगे, हमज़ा शहबाज बनेंगे। तो ये चक्कर के चक्कर में वो पॉलिटिशियन, इतने बड़ा नाम उनका, इतने बड़े पॉलिटिशियन, मतलब इतनी ज़लालत कि 5 घंटे तक वो उनके घर में बैठे रहे, उठे ही नहीं। मैं तो सो गई क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे तो बैठना नहीं था, मैंने कहीं बैठे रहे, लेकिन पूरा मीडिया कवरेज उनको कर रहा है, बड़े बड़े चैनल्स बता रहे हैं कि भाई वो उठी नहीं। आखिर में उन्होंने अपना परहेजी खाना भी बिलावल हाउस से मंगवा के वहीं बाहर बैठ के खाया। कराची से जी, सिंध से बिलावल हाउस से भिंडी आई थी, तो वो भिंडी वहीं बैठ के खाई पंजाब में। हाँ, परवेज़ इलाही के घर में बैठ के, अंदर बैठे हुए परवेज़ इलाही बाहर ही नहीं आया। वो कह मुझे मिलना ही नहीं आपसे, मैं तो जो भी हो अपने भाई को सपोर्ट करूँगा ना, आपको क्यों करूँ। सही। और वो कह रहे मैं आपको ख़रीद कर ही जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से उन्होंने पंजे गाड़ दिए हैं ना, अब कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है डॉलर कितना होता जा रहा है? बिल्कुल, मतलब है कि तकरीबन 250 पे जाने वाला। एक शख्स का कहना है, वो कह रहे थे कि जैसे ये श्रीलंका का जो डॉलर गया था 325 तक चला गया था, 350। तो उसके बाद वो बैंक करप्ट हो गया। पाकिस्तान का डॉलर पाकिस्तान में तकरीबन 250, 225 पे चल रहा है। 225, 24, 28 पे शायद, 228 पे। हाँ, कल भाई बता दो तरह के होते हैं, एक परचेजिंग होती है, एक बाइंग होती है, तो 24 और 28 चल रहा है। तो एक शख्स कह रहा था, बोला श्रीलंका के हालात और हैं, पाकिस्तान का 225 भी जो होगा ना, अब जब हुआ नहीं था, तो बैंक करप्ट हो जाएगा। यानी कि ये हालत है पाकिस्तान की। और इसकी सारी वजह ये है कि सीरियस लोग, काम वाले लोग, ईमानदार लोग आगे नहीं आए। मुल्क को लूटने वाले लोगों ने मतलब मुसलसल लूटते रहे, तो आज ये हालत है। लेकिन इतनी आगे नहीं आने दिया जा रहा। नहीं, वही मौलवी जो आप कहते हैं ना, बस मैं आप बारियां बांट ली, कोई और तीसरे को घुसने ही नहीं देते ना। वो बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम बना लिया है, एक इस तरह का सिस्टम बना लिया है कि किसी और की गुंजाइश है ही नहीं। आप टकरा ही नहीं सकते उनसे। तो ये चीज़ सोच के बस अल्फाज ख़त्म होते हैं। फिर दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड, दूसरे साइड पे हमें ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है हमारा ज़्यादा चलता है। एक आदिवासी खातून। अच्छा, आदिवासी का क्या मतलब? आदिवासी का मतलब है कि कहाँ गाँव में, कहाँ देहात में, कहाँ कभी कबाइल, ट्राइबल पैदा हुई होंगी। अच्छा, जब वो पैदा हुई होंगी, उनके आसपास का क्या माहौल होगा? कोई तसव्वुर कर सकता था कि यार ये प्रेसिडेंट, अच्छा ना सिर्फ ये प्रेसिडेंट, चलो एक हो गई अगर फर्ज करते, तो इसका मतलब है कि मिसाल, एक इत्तफाक, एक अलमिया हो, मतलब हो गया। लेकिन हर दूसरा तीसरा प्राइम मिनिस्टर जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, कई प्रेसिडेंट हमने सुना है कि बाकायदा किसानों की फैमिलियों से होते थे यार, गरीब ख़ानदानों से होते थे, वो मुल्क के PM तक बने। तो वो मुल्क मैं कहता हूँ तरक्की नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा, दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि मुझे ये बात अपने आप में बहुत हैरानकुन लगी, मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई भाई ये सुनकर कि वो हरियाणा के जो हैं वो द्रौपदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये होता है कि मतलब आप अपने दिल से जिसे चाहते हो आप उससे ला सकते हो। अच्छा, नहीं कोई प्रेशर कि आप अपनी पार्टी को ही दो। अच्छा, एक होता है छुप के वोट देना, वो बाकायदा अनाउंस भी कर, उन्होंने बता भी दिया। इसका मतलब है कि इनकी शख्सियत इतनी जानदार है, हमें इनके बारे में डिटेल नहीं पता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कहता हूँ इसका मतलब है कि इनकी गुडविल, इनकी शख्सियत, इनके काम, इनका बिहेवियर, इनकी सादगी, इनकी आजिज़ी इतनी ज़्यादा आम है, इतनी इस शख्सियत की मालिक ये हैं कि दूसरी पार्टी के लोग भी वोट डाल तो दे रहे हैं, लेकिन बता भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। तो एक ये है कि मैं समझता हूँ कि इस बात से ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि 100% इंडिया का फ्यूचर और मज़ीद ब्राइट है, और मज़ीद ब्राइट है, क्योंकि सीरियस लोग, सिंसियर लोग, ईमानदार लोग, काम के लोग जो वाकई मुल्क के लिए वफादार हैं, लॉयल हैं, अगर इस तरह के लोग कंट्री के प्रेसिडेंट या PM होंगे तो वो मुल्क को मतलब कौन रोक सकता है? अच्छा, ये पहली प्रेसिडेंट है जो आज़ाद इंडिया में पैदा हुई है, वरना ज़्यादातर जो है आज़ादी से पहले, मतलब है। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी खबर। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।